फाइव आइज फ्रैक्चर और ट्रंप की डिसरप्शन इन वेस्टर्न इंटेलिजेंस। अब देख यहाँ पे हेडिंग पे जाओ थोड़ा सा, फाइव आइज अलायंस यानी कि 5 कंट्रीज होंगी इसमें जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली हैं, और साथ में लिखा है वेस्टर्न इंटेलिजेंस, मतलब कहीं ना कहीं इंटेलिजेंस वाला ग्रुप होगा ये फाइव आई अलायंस। तो पहले तो मेंबर्स देख लो इसमें कौन कौन आएंगे। तो 2 पावर्स तो आपको हमेशा याद रहेंगी, दैट इज यूएस एंड यूके। इसके साथ इसमें आएगा आपका कनाडा। अब देखो कनाडा और यूएस को अभी अज्यूम करके चलोगे आप, यूएस की तरफ से क्या स्टेटमेंट गई है, ट्रंप ने क्या बोला है कि कनाडा को हम एक स्टेट बना देंगे यूएस के अंडर। तो कहीं ना कहीं जो इसका मेन पर्पस था वो सच में ही रीडायरेक्ट हुआ है। और उसके अलावा एक कंट्री आ जाएगी यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, और साथ में आएगा न्यूजीलैंड। इन 5 कंट्रीज का एक इंपॉर्टेंट ग्रुप है। और ये कब बना था जाके, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, कोल्ड वॉर के टाइम पे काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस फाइव आई अलायंस ने। तो पहले तो 5 कंट्रीज याद रखनी है। उसके अलावा ये है तुलसी जी, और ये यूएस की डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है। तो जब दिल्ली के अंदर मीटिंग होती है, कौन सी मीटिंग, रायसीना डायलॉग, रायसीना डायलॉग। रायसीना की पहाड़ी आपको दिल्ली में मिल जाएगी, ठीक है, जहां पे हमारा पार्लियामेंट है। ओके, तो ये कहती हैं तुलसी जी कि ये जो अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी है, इंडिया फर्स्ट पॉलिसी है, ये बिल्कुल गलत अप्रोच बन चुकी है। फिर हाईलाइट करा इन्होंने फाइव आई अलायंस के बारे में कि आपका पर्पस था इंटेलिजेंस गैदरिंग में। कोई भी ऐसे रॉ आप सुनते हो ना, डिफरेंट मिशंस कंडक्ट करे, तो उसके ऊपर आपको फोकस रखने का यहाँ पे जो पर्पस था वो अलॉट करा गया था। पर अभी सारे ही मागा के ऊपर फोकस है। अमेरिका की बात करें, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, तो उसके ऊपर फोकस करो। तो बहुत सारी बातें हुई, वन बाय वन देखते हैं और क्या क्या यहाँ पे अपडेट्स हैं। पर इससे पहले फाइव आई अलायंस की आपने 5 कंट्रीज याद रखनी है, यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड। अब इसी में ही 4 और कंट्रीज अगर ऐड कर दें तो उससे बन जाता है 9 आइज अलायंस। तो यहाँ पे डेनमार्क आ गई, फ्रांस आ गई, नीदरलैंड और नॉर्वे। ये 3 कंट्रीज आपको बिल्कुल नदरन वाले पार्ट पे मिल जाएगी, और फ्रांस मेडिटेरियन सी के ऊपर की तरफ दिखेगी। दैट इज नीदरलैंड, नॉर्वे, फ्रांस एंड डेनमार्क। जब ये 5 कंट्रीज प्लस ये 4 कंट्रीज जुड़ेंगी तो बन जाएगा आपका 9 आइज अलायंस। और उसके बाद एक 14 आइज अलायंस भी है। अब इसी में और 5 कंट्रीज अगर आप जोड़ दोगे, जैसे बेल्जियम, जर्मनी, इटली, स्पेन, स्वीडन, तो ये बन जाएगा आपका 14 आइज अलायंस। पर जो अभी हमारा फोकस रहेगा वो सिर्फ फाइव आइज अलायंस के ऊपर है, ठीक है। हम इसी तक सीमित रहेंगे, इस तरफ नहीं भी जा रहे। और वैसे भी ये होता है अगर आप मेंबर्स इंक्रीज कर रहे हो। अब जैसे फाइव आइज अलायंस है, इसका पर्पस डिफरेंट था। ये 9 आइज अलायंस में जब 4 कंट्रीज ऐड करी गई तो इनका पर्पस वेल डिफाइंड था, ये सेपरेट था। वैसे ही सेम आपका 14 आइज अलायंस जब बने, इनका भी पर्पस जो है वो सेपरेट है। मतलब अगर इंटेलिजेंस से रिलेटेड काम होगा तो यही 5 कंट्रीज आगे आने वाली हैं। पर यहाँ पे अभी आपको पता है दैट कनाडा और यूएस के बीच में ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स आ चुके हैं, तो इसी के ऊपर क्वेश्चन रेज करा गया। चलो, तो आई थिंक डन है अब कंट्रीज फाइव आइज अलायंस वाली। यूएस आ गया, वहां कनाडा है। ये वाली कौन सी आएगी, ये वाली, ये वाली, बस ये 5 कंट्रीज हैं। अब ध्यान रखना आज जी, अब इस अलायंस के ऊपर कब इसका फॉर्मेशन हुआ, क्या इसका पर्पस था। तो पहले तो 5 मेंबर्स बताए हुए हैं, ये हमने कर लिए। कब बना था, तो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे बना था, और कोल्ड वॉर के टाइम पे भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसने प्ले करा था। इंफॉर्मेशन गैदर करने का मेन पर्पज रहा करता था। अभी वर्ल्ड वॉर 1 और 2 की स्टोरी में हम नहीं जाएंगे। वर्ल्ड वॉर 1 का एंड कैसे हुआ था, एक इंसान बच गया था, उसको ईस्टर्न ब्लॉक ने सोचा इसको गोली नहीं मारेंगे और छोड़ दिया था, और बाद में वही पर्सन निकल के आया था हिटलर, फिर जिसने वर्ल्ड वॉर 2 करवाई। तो 2 ब्लॉक्स बने थे, ईस्टर्न ब्लॉक था और वेस्टर्न ब्लॉक था। ईस्टर्न ब्लॉक इमेजिन कर पा रहे हो, रशिया वाली साइड आ जाएगी, यानी कि सोवियत यूनियन वाला साइड आ जाएगा, और दूसरी तरफ जर्मनी एंड ऑल, ये यूरोपियन अलाइज जो हुआ करते थे, वेस्टर्न अलाइज भी जिनको बोलते हैं वो हुआ करते थे। तो उस टाइम पे ही ये इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए यूएस वाली साइड से एक ग्रुप बना था, दैट इज फाइव आइज अलायंस। मेन कम्युनिकेशन किसके ऊपर करी जाती थी कि सोवियत की क्या मूवमेंट होगी नेक्स्ट। आज का रशिया सुनते हो ना, अब तो पहले 15 कंट्रीज ये टोटल जुड़ के रखी थी, तो इनके ऊपर पूरा चेक बना के रखना था कि क्या अंदर चल रहा है, तो इन्फॉर्मेशन गैदर किया करते थे। अब यहाँ पे लिखा कि पहले तो इन्फॉर्मेशन गैदरिंग का काम था, फिर उसके बाद काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, इसकी तरफ भी काम शिफ्ट कर गया। ये कब हुआ था, जब 9/11 अटैक होता है इंडिया के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा काउंटर टेररिज्म को टैकल करने के लिए भी ये फाइव आइज अलायंस आगे आता है,
और साथ में साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जब ये इंटरनेट का बूस्ट आने लगा तो इसके ऊपर भी फोकस करा गया कि ये साइबर सिक्योरिटी इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। अब ये जो साइबर सिक्योरिटी वाला है इसके लिए आपने एक कंपनी का नाम भी सुना होगा, हुआवी। चाइना की कंपनी है, तो एक केस स्टडी है इसके अंदर दे रखी, उसको देखते हैं। पहले ओरिजिन देख लो आप। 1946 में ऐसे नहीं था डायरेक्टली ये 5 ही कंट्रीज आ गई। 1946 में सिर्फ यूएस और यूके की इंटेलिजेंस मिली हुई थी आपस में कि वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हम कोऑपरेट करेंगे। उसके बाद 1948 में जो यूएस के ऊपर है दैट इज कनाडा, कनाडा ने इनको ज्वाइन कर लिया और 1956 में ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड यहाँ पे कनेक्ट कर लेते हैं और एक स्फेयर बन जाता है जिसको हम कहते हैं एंग्लोस्फेयर। ऐसी कंट्रीज इसमें आई जहां पे नेटिव लैंग्वेज क्या रहेगी, इंग्लिश। ठीक है, तो इनका एक स्फेयर तैयार हो गया जिसको हम टर्म देते हैं दैट इज एंग्लोस्फेयर। अब यहाँ पे कोल्ड वॉर के टाइम पे भी अगेन सोवियत और एक वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ था। वॉर्सो कैपिटल ऑफ पोलैंड। तो जैसे आप सुनते हो नाटो सुन रखा है सभी ने, कितनी है टोटल कंट्रीज उसमें अभी नाटो? कितने बोलते हैं 31, कितने बोलते हैं 32, कितने बोलते हैं 33? 32 है, 32। और 31st नंबर पे कौन सी हुई थी ऐड, फिनलैंड। और 32nd पे स्वीडन। ये ध्यान में रखना है, 32 है अभी। तो उसी तरह से एक वॉर्सो पैक्ट साइन हुआ था पोलैंड के अंदर, ये सोवियत के साथ हुआ था कि हम चेक रखेंगे टुवर्ड द वेस्टर्न साइड, क्योंकि उस टाइम पे कोल्ड वॉर वाला टाइम पीरियड चल रखा था। अब पोस्ट 9/11 ये अटैक, जब टेररिज्म अटैक होता है इंडिया के अंदर, उसके बाद जो इस इंटेलिजेंस का पर्पस था वो एक्सपांड कर जाता है अप टू काउंटर टेररिज्म और अलॉन्ग विद दिस साइबर सिक्योरिटी की तरफ भी, तो एक्सपांशन होगी। अभी आप ये हुआवी वाला जो 5G नेटवर्क है इसके बारे में बात कर लेते हैं। केस स्टडी है छोटी सी। वॉर्सो आई थिंक डन है, ये सोवियत वाली साइड, ईस्टर्न ब्लॉक की जब बात होगी तो उनके कॉन्टेक्स्ट में था। अब यहाँ पे एक केस स्टडी की बात करेंगे हम, दैट इज अबाउट द हुआवीज 5G नेटवर्क। अब देखो चाइना के अंदर खूब सारे लैपटॉप्स बनते हैं, फोन्स बनते हैं, और एक बात आपने सुन रखी है कि ये डाटा ब्रीचिंग भी करते हैं, ठीक है। पर फिर डिपेंडेंसी भी उतनी है। इंडिया में तो ज्यादा, मतलब इस क्लासरूम की अगर बात कर लें तो मैक्सिमम के पास होंगे चाइनीज फोन। आईफोन की भी असेंबली ज्यादा कहाँ पे होती है, चाइना में ही होती है। टेक्नोलॉजी है यूएस की, बाकी असेंबली वहीं पे होती है, और वो लगा भी देते हैं कई बार मेड इन चाइना। और फिर उसके बाद आईफोन ने डिसाइड करा था कि चलो हम, मतलब एप्पल ने डिसाइड किया था कि इंडिया के अंदर भी असेंबली हब ओपन करते हैं, पर फिर भी चाइना डोमिनेट कर रहा है। तो ये जो हुआवी कंपनी है इसके बारे में आप सुनते हैं कि क्या करते हैं ये लोग। ये लैपटॉप्स बनाते हैं, फोन्स बनाते हैं, और चुपके से आपके ऊपर नजर रखते हैं कि आप क्या कर रहे हो, कितना पैसा किसको ट्रांजेक्शन में दे रहे हो। तो इन्होंने सबके ऊपर चेक रखा हुआ है। अब इसके बाद क्वेश्चन रेज करता है, ये तो नेटवर्क के बेसिस पे है, एक नेटवर्क कंपनी है, ये इंटरनेट से ही सारी इंफॉर्मेशन को अटेन करने की ट्राई करते हैं। उसके अलावा फिर क्वेश्चन रेज होता है कि अरे हम तो फोन लैपटॉप्स भी इनसे ही परचेज करते हैं, तो मतलब उसमें पता नहीं कितना डाटा ब्रीच का सोर्स होगा। तो ये जो स्कैम था दैट इज रिलेटेड टू चाइना, और कंपनी का नाम था हुआवी। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमने किस चीज से रिलेटेड चीजें देखी, दैट इज साइबर, साइबर क्राइम्स यहाँ पे बूस्ट हो रहे थे। इसके अलावा चाइना में पहले बहुत सारे और भी स्कैम्स हुआ करते थे। जैसे आपने कंबोडिया की एक केस स्टडी करी थी, जहां पे इंडियंस को हायर करा जाता है जो अनएम्प्लॉयड होते हैं, जिनको जॉब नहीं मिली होती, उनको वो बुला लेते हैं कि आपको 1.5 लाख रुपया पर मंथ दे देंगे हम। और फिर वहां पे गोडाउन जैसे बना रखे होते हैं उन्होंने, अंडरग्राउंड, 2-2 स्टोरी के बनाए होते हैं प्रॉपर, और वहां पे बहुत सारे इंडियंस बैठे होते हैं, और उन इंडियन से फ्रॉड कॉल्स करवाई जाती है। आप जैसे मर्जी उनसे पैसे अटेन करो, जिसको भी कॉल कर रहे हो। क्या हो गया आप सभी को, परेशान कर रही है? कर दो नोटबुक से इसका काम खत्म। चली गई अभी आई थिंक, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो इसको। 2 पेट होते हैं इसके, एक से ये डाइजेशन करती है, एक में टॉक्सिन रखती है, येलो वेस्प। चलो कोई नहीं, छोड़ो छोड़ो, अभी पीछे की तरफ है, प्रशांत के पीछे है, कोई नहीं। ठीक है, तो ये हुआवी की स्टोरी थी, और कंबोडिया ने भी ऐसे स्कैम्स करे हुए हैं, क्योंकि जितने भी ये मेन लीडर्स हुआ करते थे चाइना ने साफ करने की ट्राई करी थी, और सारे चले गए साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्रीज में। और कंबोडिया का केस ये लास्ट ईयर हुआ था 2024 के अंदर, जब पता चला था कि बहुत सारे इंडियंस को उन्होंने ट्रैप करके रखा हुआ था। तो इन सारी चीजों को टैकल करने के लिए ये सारा पर्पस किसका होना चाहिए था कायदे से, फाइव आइज अलायंस। अगर आप अपने आप को सुपर पावर बोलते हो तो इनके ऊपर भी आपको फोकस रखना पड़ेगा। तो ये हुआवी की मैंने पूरी स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है, ये देखो चेन बना के रखी हुई है आपके लैपटॉप्स और फोन्स में, नेटवर्क के जरिए आपको पूरी, मतलब इन्फॉर्मेशन इनके पास होती है कि किसको क्या चाहिए। वही चीज ये अपने
जो इनके इकोनॉमिक ज़ोन्स बने होते हैं, मैन्युफैक्चर कर देते हैं और इंडिया में आके डंपिंग कर देते हैं कि खरीदो, सस्ते दाम पे खरीदो। उसके अलावा यहाँ पे बोरिस जॉनसन, इन्होंने भी बोला था जितने भी ये हुआवी टेक्नोलॉजी है, लैपटॉप्स हैं, फ़ोन्स हैं, इनको सारे बायकॉट करो क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन का ब्रीच कर रहे हैं। तो इसको ध्यान में रखना। बाकी मिलिट्री एक्सपेंशन, अब देखो बहुत सारे ग्रुप्स भी बनाए जितने भी आपके 5 आई अलायंस है। जैसे एक यूएस को उठा लें, अगर एक ऑस्ट्रेलिया को उठा लें, दोनों मेंबर हैं 5 आई अलायंस के, पर इन्होंने एक ग्रुपिंग बनाई थी इंडिया और जापान के साथ। किस पर्पस से? चाइना को टैकल करने के लिए और इंडो पैसिफिक रीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए। नाम था क्वाड। क्वाड शेप में होती है ना, इसमें 4 कंट्रीज इन्वॉल्व थी। ये एक है आपकी इंडिया, इधर जापान है, यहाँ यूएसए, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, 4 कंट्रीज की ये पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन बन रखी है। इसी के साथ इंडो पैसिफिक को ही प्रोटेक्ट करने के लिए एक और ग्रुप बना रखा था, दैट इज स्क्वाड। अब स्क्रीन नहीं आ रही स्टेबल, अब क्या हो गया स्क्रीन को? मूव कर रही है? ये फैन बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, ये इससे मूव कर रहा है शायद कैमरा। चलो, फिर बना स्क्वाड। स्क्वाड में क्या हुआ, यूएस जब जो बिडेन का टाइम था, थोड़ा उनको पसंद नहीं आया कि इंडिया कैसे अभी डेवलपिंग स्टेज में है, उनके साथ हम कैसे ऑर्गेनाइजेशन बना सकते हैं। तो इनका एक यहाँ पे मिलिट्री स्टोर हाउस बोल सकते हैं हम, दैट इज फिलीपींस। यहाँ पे वो अपनी मिसाइल्स भी रखते हैं, इमरजेंसी पर्पस से इस कंट्री को यूज करेंगे। तो फिलीपींस के साथ एक ग्रुप बन जाता है, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और फिलीपींस, और उस ग्रुप का नाम रखा हुआ है स्क्वाड। अब एक और है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ही है, दैट इज ऑकस, सुना होगा आपने, AUKUS, यूएस, यूके और ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ऐड कर दी। अब ये जो ऑकस वाला है, इसमें बोला था कि अभी थोड़ी और एक्सपांशन करेंगे और कौन कौन सी कंट्रीज को ऐड करेंगे, कनाडा और न्यूजीलैंड। पर अब यहाँ पे कनाडा के साथ तो यूएस की ऑलरेडी नहीं बन रही, वो बोल रहे हैं आप स्टेट बन जाओ, आपको गवर्नर बना देंगे। तो ये वाली प्रॉब्लम भी यहाँ पे मेंशन करी गई है कि अगर आपने मिलिट्री एक्सपांशनिज्म करा है तो उसको फिर फुलफिल भी करो, जो उन्होंने आपने यहाँ पे ऑब्जेक्टिव से रखे थे। उसके अलावा बड़े सारे डिस्प्यूट्स यहाँ पे इमर्ज कर रहे हैं इस टाइम पे। अब इश्यूज क्या है और क्रिटिसिज्म क्या हो रखा है इनका, तो एक तो आता है इंटरनल क्राइसिस, सबसे बड़ी चीज। अब ट्रंप का जब दूसरा टेन्योर आता है तो उनकी फॉरेन पॉलिसीज वेरी कर रही हैं। इस टाइम पे इनका मेन फोकस कहाँ कहाँ पे है कि एक तो रशिया के साथ थोड़े से हार्मोनियस रिलेशन हमें बनाने हैं, जो वॉर चल रही है उसको कंट्रोल करवाना है। पुश फॉर सीज फायर इन यूक्रेन, और यूक्रेन में भी बोल रहे हैं कि मीडिएशन करवाएंगे। जो किस किस के ऊपर क्या बोला, हाँ ठीक है ठीक है, दोनों सेम ही है ये। और वीकेंड यूरोपियन यूनियन एंड नाटो टाइस। अब नाटो क्यों बनाया था कि अगर एक भी कंट्री के ऊपर अटैक होता है तो हम सारे मिलके उस पर अटैक करेंगे। पर यहाँ पे ट्रंप का है ही नहीं कुछ खास इंटरेस्ट नाटो में। वो बोलते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वो खुद स्ट्रांग बने, अपनी मिलिट्री को आप इंप्रूव करो। उसके अलावा डिसमेंटलिंग ऑफ पोस्ट वॉर यूएस यूरोप स्ट्रेटेजिक कंसेंसस। कंसेंसस का मीनिंग बता दो मुझे, कल भी किया था हमने। कंसेंसस, कंसेंसस बिल्डिंग। हाँ जी, ऑनलाइन कंसेंसस का मीनिंग बताओ जल्दी से। जब मल्टीपल कंट्रीज किसी एक ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेशन करती हैं, फिर जो स्टेक होल्डर्स हैं वो देखते हैं कि जो बाकी कंट्रीज इंक्लूड करी हुई हैं उनको इन्वॉल्व भी कर रहे हैं अपने पर्पस को फुलफिल करने के लिए। जो इंटरनेशनल सोलर अलायंस वाला एग्जांपल दिया था कि ऐसे तो नहीं हो रहा सिर्फ डेवलप कंट्रीज खुद ही पैसा खा रही हैं, खुद ही वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, और जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको एज अ होस्ट यूज कर रहे हैं कि जो एमिशन होंगे वो आपके, बाकी पैसा होगा जो हमारा। तो दैट इज कंसेंसस। तो यूरोप और यूएस के बीच में ये सिग्नेचर हुए थे। अब देखो 1946 जाओ वापस, जब ये अलायंस बना था तो पहले 2 ही कंट्रीज थी, यूएस था और एक तरफ यूके था, ठीक है। तो यही बोला है यहाँ पे कि जब आपने कंसेंसस बनाया था एक टाइम पे, वो भी यहाँ पे डिसमेंटल हो रहा है, टूट रहा है। तो ये ट्रंप के कॉन्टेक्स्ट में बोले हैं इंटरनल क्राइसिस। उसके अलावा यूएसए के द्वारा बहुत ज्यादा डिसरप्शंस भी मिल रही हैं। आपने देखा होगा ट्रंप चाहता है कि मेरी सुने सारे, पर अलायंस का मतलब होता है कोऑपरेशन से, तो वो भी कहीं ना कहीं डिसरप्ट हुआ है। इसके अलावा कनाडा के साथ एग्रेसिव ट्रेड वॉर देखा था हमने, टैरिफ्स लगा दिए कनाडा के ऊपर। चाइना के ऊपर तो चलो लगाए लगाए, पर कनाडा के ऊपर भी लगा रखे। और कनाडा को बोला हुआ है कि हम इनको 51st स्टेट बना देंगे। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दिखेंगे ओवरऑल। इसके अलावा एक प्रपोजल दे रखा है कि ग्रीनलैंड को हम अनेक्स कर लेंगे। उसके बाद मैक्सिको को बोल रखा है कि गल्फ ऑफ मैक्सिको को हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू गल्फ ऑफ अमेरिका। तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रखी हैं। तो ग्रीनलैंड अब किसकी टेरिटरी आती है वैसे तो ऑफिशियली?
डेनमार्क की आती है, तो इस तरह से डेनमार्क के साथ भी रिलेशन यहाँ पे इम्पैक्ट हो रहे हैं, तो सारे नेगेटिव है। तो एक बार ध्यान में रख लेना, ये ग्रीनलैंड आ जाएगा आपका, बिल्कुल नदरन पार्ट में मिलेगा। उसके अलावा ये आ गया यहाँ पे डेनमार्क, और नेक्स्ट आपकी गल्फ ऑफ मैक्सिको, जिसको बोल रहे हैं कि गल्फ ऑफ अमेरिका बनाना है। तो ओवरऑल यहाँ पे ट्रंप ने फ्रैक्चर कर दिया हुआ है 5 आई अलायंस का, यही बोला गया है। और होस्टिलिटी टुवर्ड ये ब्रिटेन, अब यहाँ पे एक सेनेटर है, सेनेटर जैसे हमारी राज्यसभा होती है वैसे यूएस में सेनेट होता है, ठीक है। जैसे हमारा पार्लियामेंट है, वहां पे क्या बोलते हैं, यस वहां पे बोल देंगे कांग्रेस। तो यहाँ पे इनकी जो सेनेट है उसके मेंबर हैं जेडी वेंस। इन्होंने ब्रिटेन को बोला कि ये फर्स्ट इस्लामिस्ट कंट्री की तरफ कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। दो आइडियोलॉजीज आप सुनते आए हो, दैट इज लेफ्ट आइडियोलॉजी और एक होती है राइट विंग आइडियोलॉजी। जो लेफ्ट वाले होते हैं थोड़े सोशलिज्म की तरफ फोकस्ड रहते हैं। ये जो यहाँ पे लिखी है ना चीजें, इस तरफ भी और इस तरफ भी एक्सट्रीम है, और किसी भी चीज का जब एक्सट्रीम होता है तो वो डेंजरस होता है। तो हम इस तरफ नहीं जा रहे, हम लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी और राइट विंग आइडियोलॉजी को देख लेते हैं कि इनका मेन पर्पस कहाँ पे होता है। तो अभी जो पार्टी वहां पे है स्टैमर की, दैट इज लेबर पार्टी, ठीक है। तो लेबर, एल फॉर लेबर रख लेना याद, और एल फॉर लेफ्ट विंग रह जाएगा। अभी यहाँ पे बोला गया है कि इनका जो मेन फोकस है दैट इज ऑन द रिलीजन, और बहुत सारी यूरोपियन कंट्रीज ऐसी हैं जो इस्लाम धर्म को अडॉप्ट कर रही हैं। तो मतलब एक तरह से कॉन्ट्रोवर्शियल सी स्टेटमेंट दे दी यूएस ने कि यूके जो है वो इस्लामिस्ट स्टेट बन रहा है। तो एक तरह से वो क्वेश्चन भी रेज कर रहे हैं किसके ऊपर, इस्लाम धर्म के ऊपर। तो काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल स्टेटमेंट थी। और राइट विंग में फोकस किया जाता है आपके लिबरल लिबर्टी के ऊपर, की ओपन टू ऑल आइडियाज, आपके पास टैलेंट है आप आओ हम पैसा देंगे आपको। कैपिटलिस्ट अप्रोच आपको राइट विंग वाली साइड में दिखेगी। वहीं पे लेफ्ट वाली जो रहेगी यहाँ पे थोड़ा सोशल ओरिएंटेड रहेगी, रिलीजन वगैरह आ जाएगा। तो दैट इज अंडर द लेफ्ट विंग आइडियोलॉजीज। और ये जो लिखे हैं टोटलिटेरियनिज्म, और यहाँ पे अनार्की, अनार्की का मतलब है कि कोई राजा ही नहीं बचा। देखो पैसे के ऊपर इन्वेस्ट कर रहे हो आप, प्राइवेट कंपनीज को बोलोगे आप खुला पैसा लगाओ, अपने हिसाब से काम करो, तो कहीं ना कहीं राजा, जो राजा होता है उसकी वैल्यू कम करेगी। और एक टाइम आएगा जब एक्सट्रीम आएगा तो एनार्क स्टेट बन सकती है। एनार्क का मतलब है जहां पे कोई रूल ही करने वाला नहीं है, मतलब गवर्नमेंट नहीं है इनडायरेक्टली। और वैसे ही यहाँ पे टोटलिटेरियनिज्म या फिर एनस्लेवमेंट, यहाँ पे स्लेवरी दिख सकती है, किसी एक को ही बोलेंगे बस यही है जो भी है, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम है, और एक्सट्रीम ऑफ एवरीथिंग इज डेंजरस। हम यहाँ की बात कर रहे थे अभी लेफ्ट और राइट विंग आइडियोलॉजीज की, डन। तो यहाँ पे ये थोड़ी सी एक नेगेटिव स्टेटमेंट दी थी। और इसके अलावा नेक्स्ट आता है आपका एलन मस्क का स्टेटमेंट। इन्होंने बोला था कि ब्रिटेन के अंदर जो चाइल्ड एक्सप्लॉइटेशन है वो बहुत ज्यादा बूम कर रही है। तो ये स्टेटमेंट भी काफी ज्यादा ट्विटर के ऊपर फैली थी एक टाइम पे। तो एनीवेज, तो यहाँ पे बोला कि वोक पॉलिटिक्स के ऊपर ये काम कर रहे हैं, और जो राइट विंग व्यूज हैं उसके ऊपर सेंसरशिप लगा रहे हैं। सेंसरशिप का मतलब है प्रोहिबिशन ऑफ समथिंग, किसी चीज को रोक देना। तो राइट विंग व्यूज में क्या क्या चीजें थी, कैपिटलिज्म था, ठीक है, लिबर्टी थी, तो उसके ऊपर ये रोक लगा रहे हैं, ठीक है। दैट इज स्टेटमेंट फ्रॉम द यूएस साइड, जो यूके है। अब देखो कनाडा के साथ आपको पता था रिलेशन खराब हो चुके हैं, और अब यहाँ पे आपको क्या दिखेगा कि हाँ जो मेन एक तरह से इकोनॉमी को भी कंट्रोल कर रहे हैं एलन मस्क आ गया, ट्रम्प के काफी सपोर्ट में थे। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, यूके की तरफ को थोड़ी सी डेरोगेटरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। तो यहाँ पे भी रिलेशन खराब हो गया, दो मेंबर्स तो यहाँ पे आउट हो गए, डन। तो लग रहा है ना पता डिसरप्ट कैसे हुआ, फ्रैक्चर कैसे हुआ है, तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बोला गया था। और यहाँ पे एलन मस्क बाद में सजेशन दे रहे थे कि यूके को लिबरेट करना पड़ेगा, यूएस को लिबरेट करना पड़ेगा ब्रिटेन को, ऐसी आइडियोलॉजी से जो इस्लामिस्ट वाली स्टेटमेंट दे रखी थी। ऑनलाइन आ रहा है आपको समझ, जो नए वाले हैं खासकर? अच्छा गूगल मैप शो कर रहा है, तो गूगल भी यूएस का ही है ना। गल्फ ऑफ मैक्सिको वो लिख सकते हैं नीचे ब्रैकेट में, गल्फ ऑफ अमेरिका। ये गूगल मैप पे चेक कर रहे थे ना, तो वहां पे आ रहा था कि गल्फ ऑफ मैक्सिको लिखा है, नीचे ब्रैकेट में गल्फ ऑफ अमेरिका लिख दिया हुआ है। तो गूगल तो उन्हीं का ही है ना, यूएस का, तो वो लिख सकते हैं, वो उनकी मर्जी है, ठीक है। अथॉरिटी तो उनके पास ही है। उसके अलावा एक्सपल्जन ऑफ कनाडा, आई थिंक ये डन है। टैरिफ्स लगाए हैं, देख लिया, 51st स्टेट बनाने की बात करी हुई है, तो वो भी एक तरह से डिस्ट्रप्शन है। आप उनको पावरलेस करने की ट्राई कर रहे हो। और उसके अलावा बहुत सारी रिपोर्ट्स आती हैं, जैसे एक था, तुलसी ने ही मेंशन करा है अगेन, एक काश पटेल भी हैं, एफबीआई के डायरेक्टर हैं। एफबीआई है जैसे इंडिया के अंदर आप देखोगे सीबीआई, दैट इज सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। सबसे ज्यादा फिंगरप्रिंट्स आपको चाहिए इनके पास जाओ, सबसे ज्यादा जो डीएनए के सैंपल चाहिए आप एफबीआई के पास जाओ। तो इन्हीं के पोर्टल्स फॉलो करते हैं इंडिया के अंदर भी। इंटरपोल याद है, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल। कितने हैं इसमें टोटल जो कलर्स पढ़े थे हमने,
नोटिसेस। 8 ऑफिशियल हैं और 9 सिल्वर वाला भी ऐड हुआ है 9th नंबर पे। कितनी कंट्रीज में वो पायलट स्टेज में अभी? पायलट मतलब थोड़े-थोड़े चंक्स पे लगाया हुआ है। 51 स्टेट्स में कंट्रीज में। अभी इसको पायलट बेसिस पे। क्या पर्पस था सिल्वर नोटिस का? मनी लॉन्ड्रिंग, यस, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड जो इश्यूज थे उनको सॉल्व करना है। तो इन्होंने भी बोला है कि ये जो 5 एयरलाइंस है ये कहीं ना कहीं वेग होता जा रहा है, अगेन वही चीज है। और ट्रंप से काफी ज्यादा डर पैदा हो चुका है कि अनप्रिडिक्टेबल चेंजेस ये कर रहे हैं, जो भी फॉरेन पॉलिसीज है, इवन अपनी इनकी जो इकोनॉमी है उसमें भी। और मागा की मूवमेंट ये लेके आए थे, दैट इज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। तो वो भी एक तरह से ऑड है, और इसी पॉइंट के ऊपर वो बोला था तुलसी जी ने कि ये ना तो अमेरिका फर्स्ट की बात है, ना ही इंडिया फर्स्ट की बात है, हमें कोलैबोरेट होके चलना पड़ेगा। और राइट व्यूज, ये मैंने बता दिया आई थिंक अब आपको, राइट व्यूज और लेफ्ट व्यूज की जो ब्रिटेन है दैट इज शिफ्टिंग टुवर्ड द लेफ्ट व्यूज, और थोड़े से कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स देख दिए थे। तो अब बोला है कि यहाँ पे लीडर्स की जरूरत तो है, बट थोड़े लिबरल लीडर्स की जरूरत है हमें, जो ओपन हो हर टाइप के आइडियाज के लिए।